सबसे बड़े देश के सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो वहां क्या कुछ दिखाई देता है? सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझूं, क्या कुछ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश? और बहुत कुछ निर्भर करता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां से सरकार बनेगी या सरकार जाएगी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। उत्तर प्रदेश में बदलते हुए राजनीतिक माहौल का अंदाजा आपको 2022 के विधानसभा चुनाव से ही लगना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ताकत 41 विधानसभा सीटों से 111 विधानसभा सीटें हो गई थी, और यह तिगुनी ताकत इस बात का संदेश है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात बदले हैं। इसके आगे भी अगर आप आगे चलेंगे तो जब स्थानीय निकायों का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी, और अगर आप पूरे विपक्ष को ले लीजिए तो उसने भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चुनौती दी। नगर निगमों के चुनाव निश्चित रूप से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, लेकिन नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव बड़े पैमाने पर विपक्ष के खाते में गए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के खाते में गए। उस समय से यह माहौल बदलने लगा है। आप केवल इस आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि सरकार तो बीजेपी की ही बन गई उत्तर प्रदेश में। सरकार बनने बिगड़ने के नाम पर ही राजनीतिक दलों की स्वीकृति या उनकी लोकप्रियता का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने न केवल अपना जनमत का आधार बढ़ाया है, बल्कि अपने मौजूदगी के क्षेत्र भी बढ़ाए। उसके अलावा अगर यह कई सीटें ऐसी हैं, करीबन 50 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पे हार जीत का अंतर मामूली रहा, बहुत कम, जो मैंने 500 से लेकर 2000 के बीच में, वो अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत किया है बीजेपी के खिलाफ। यह जो आप इस तथ्य का भी आप ध्यान रखिए कि 2019 के चुनाव में जब पुलवामा बालाकोट की पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहा था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर चुनाव हारी थी जी। उस चुनाव में, जबकि मोदी जी का नाम था और एक राष्ट्रीयता की भावना थी, एक लहर थी। आज कोई लहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वेल टेस्टेड जो फार्मूला है हिंदुत्व का, वो नहीं चल रहा है, और हिंदुत्व का एजेंडा न चलने से जो ध्रुवीकरण की कोशिश होती थी वो अभी सफल नहीं हो पा रही। आज चुनाव हो रहा है पूरी तरह से मुद्दों के आधार पर। यह विपक्ष की सफलता है कि उसने चुनाव के को लेकर के सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़े किए, और वो मुद्दे जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे वह महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का सवाल हो, चाहे वो किसानों की स्थिति हो, ये तमाम मुद्दों को उन्होंने उन लोगों के बीच में ले गए हैं और इन मुद्दों के आधार पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है, वह है संविधान के खतरे में होने का, आरक्षण के समाप्त होने का, लोगों को में बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमले का। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं दे पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री जी, यह बार बार कह रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को के असर को कम करने के लिए कि कांग्रेस या विपक्ष या इंडिया दल समूह पिछड़ों और अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर के छीन करके वह मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा। इसलिए नहीं चल पा रहा है कि क्या जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या वहाँ मुसलमानों का आरक्षण नहीं है? क्या मुसलमानों का आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया? यह क्या संभव है कि कोई भी सरकार संविधान से अलग जा करके जो आरक्षण विपक्ष पिछड़ों को या अनुसूचित जाति के लोगों को मिला हुआ है, अनुसूचित जनजाति को मिला हुआ है, उससे छीन करके धर्म के आधार पर किसी को दे दे? यह लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन उस भावना को कम करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। तो जो आरक्षण का सवाल है, जो संविधान का सवाल है, जो लोकतंत्र का सवाल है, वह नीचे तक, बहुत अंदर खाने तक इसका असर है और लोगों के बीच विमर्श का सवाल बन गया है। और यही कारण है कि यह चुनाव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवी हो गया। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ बीजेपी के विरोध वाले लोग हैं जी। और जब भी, अगर आप 2014 के चुनाव को भी ध्यान रखिए, जब बीजेपी को सफलता मिली थी, उसमें बड़े पैमाने पर विपक्ष के मतों का बंटवारा हुआ था। विपक्ष इस तरह से आमने सामने नहीं था और विपक्ष के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष इस तरह की चुनौती नहीं प्रस्तुत की थी। आज दो ध्रुवी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण का नारा चल नहीं रहा है।
राम मंदिर का मुद्दा बहुत लोगों के बीच के विमर्श में नहीं है। जो अन्य मुद्दे भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है उसका असर नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा खड़े किए गए जो मुद्दे हैं वह मुद्दे लोगों के बीच में बहुत तेजी से असर कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि 2019 में जो सफलताएं मिली थी बीजेपी को वो 2024 में नहीं मिलेगी। इसका जी। सबसे बड़ा कारण यह है कि यह चुनाव राजनीतिक मुद्दों पे हो रहा है और राजनीतिक मुद्दों पे जब जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। 1991 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश में या किसी भी अन्य राज्य में। वो 1991 का दौर आप याद कीजिए जब इस देश में राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद चला रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। उसके बाद 1996 में सफलता मिली, फिर मिली उनको 1996 में। वह सफलता थी एनडीए की सरकार की, अटल बिहारी वाजपेयी की चेहरे की। लेकिन बाद में इनको 10-15 साल तक इंतजार करना पड़ा जब 2014 की एंटी इनकम्बेंसी आई यूपीए सरकार के खिलाफ और एक विकास डेवलपमेंट का नारा दिया बीजेपी ने, एक अच्छे दिन लाने का वादा किया बीजेपी ने। लेकिन आज जिन वायदों के साथ, जिन आश्वासनों के साथ, जिन सपनों के साथ, जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला था, आज उनका कोई भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में देने के लिए तैयार नहीं है। वह तमाम उन मुद्दों से हट के बात कर रही है जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए नहीं है। अब 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, सभी चरणों में चुनाव हुए वहाँ। अब 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है 1 तारीख को। इस चरण में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बराबर की बनी हुई हैं। जो माहौल बनना शुरू हुआ था एक पहले फेज के चुनाव से, वह माहौल और गंभीर होता चला गया। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो आप याद कीजिए ये बात लगातार कही जा रही थी कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, आएगा तो मोदी ही। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अपराजय है। लेकिन आज जब आप चुनाव के अंतिम चरण में हैं, यह पूरी की पूरी तरह से प्रशासन खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों की सफाई देनी पड़ रही है जो विपक्ष खड़े कर रहा है। और आप हाल के या पिछले जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अगर आप उनके तथ्यों को ध्यान रखिए, जब चुनाव जिस राज्य में मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ है वहाँ के सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ है। चाहे वो बीआरएस का चुनाव हुआ हो तेलंगाना में, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ हो विधानसभा का और बीजेपी की सरकार वहाँ रही हो। मुद्दों को जब विपक्ष ने गर्म किया, हिमाचल की सरकार रही हो, जब मुद्दों को लोगों के बीच में ले गए जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल थे, वहाँ के सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ ही हुआ है। और आज भी जब केंद्र की सरकार बीजेपी की है, वहाँ पर ये मुद्दे ही प्रमुख हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं। कोई ध्रुवीकरण नहीं है। सामाजिक सशक्तिकरण का नारा जो लोगों के द्वारा खड़ा किया गया वह एक विचारणीय विषय है और लोगों के बीच में विमर्श का विषय है। मेरा अपना मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में 2019 दोहराया जाने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा।